ये कहानी एक हैरान परेशान बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। उस बच्चे का नाम है माइक टायसन, जो प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता था। छोटी ही उम्र में वो गलत लड़कों में बैठने लगा, जो उसे गलत चीज़ें सिखाने लगे, जैसे कि लड़की को देखते ही सिग्मा मेल बनने का नाटक करना। एक दिन उन्हीं लड़कों के दबाव में आके उसने बदमाशी दिखाई और दूसरे मोहल्ले के लड़कों पे गोली भी चला दी। वो तो अच्छा हुआ कि माइक का निशाना एकदम खराब था, जिसके चलते किसी को जान से हाथ नहीं धोना पड़ा। जल्दी उसे पता चला कि उसके सिग्मा दोस्त उसे छोड़ के भाग गए, तो वो भी तुरंत वहां से निकलता है। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं टायसन। माइक आगे भी ऐसे लफड़ों में फंसता रहा, जिसके चलते 13 साल की उम्र तक वो 38 बार अरेस्ट हो चुका था। इसी वजह से उसे ट्रायन जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर की हवा खानी पड़ी। उसी वक्त माइक के अंदर जो बॉक्सिंग स्किल्स थी वो फॉर्मर बॉक्सर बॉबी स्टुअर्ट ने पहचान ली। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद बॉबी उसे कैट स्किल ले जाता है, जो कि एक बॉक्सिंग जिम थी। वहाँ उसने माइक को जाने माने बॉक्सिंग ट्रेनर कस से मिलवाया। माइक एक स्पारिंग सेशन में हिस्सा लेता है, जहाँ वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये देखकर कस उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने फैसला किया कि अब से माइक उसकी छत्र छाया में रहेगा। उसने माइक को उसके घर पर रहने के लिए भी इनवाइट किया, जहां वो दूसरे फाइटर्स से मुकाबला कर सकता है। ट्रेनर कस के घर पहुंचते ही ट्रेनर ने माइक का परिचय अपनी वाइफ कैमिला से कराया, जिसने मुंह फुला रखा था। पहले उनके घर में काफ़ी लोग थे, जिस वजह से कैमिला का मुंह बना हुआ था। माइक के यहाँ आते ही कस ने उसकी कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, ताकि वो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सर बन सके। एक दिन 16 साल के माइक को एक बुरी खबर मिली कि उसकी माँ अब नहीं रही। वो न्यूयॉर्क से ट्रैवल करके वापस अपने होम टाउन ब्रुकलिन पहुंचता है मॉम का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। माइक का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। इतनी तकलीफ के बावजूद भी वो ज़्यादा वक्त ब्रुकलिन में नहीं रुका और वापस न्यूयॉर्क आकर दोबारा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अपनी माँ की याद में माइक अपने घर के सामने कबूतरों के लिए घर बनाता है। एक दिन कस माइक के पास पहुंचता है। उसने माइक को मोटिवेट करते हुए कहा कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर कभी भी अपने इमोशंस को खुद पे हावी नहीं होने देता, फिर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। फिर कस ने उसे एक गोल्ड पिन दे दी, जो कि कस को लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने दी थी। इससे माइक को भी बहुत मोटिवेशन मिली और अब वो अपनी अगली फाइट के लिए तैयार होने लगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1982 के जूनियर ओलंपिक्स में, जहाँ पे माइक ने अपना डेब्यू किया एज ए एमेच्योर बॉक्सर। उसने सभी को शॉक कर दिया ये फाइट जीत के, वो भी सिर्फ 8 सेकंड के अंदर। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि कस माइक को गोद लेना चाहता है। ये बात उसने अपनी वाइफ को बताई और सरप्राइजिंगली उसकी वाइफ भी इस डिसीजन के लिए मान गई। वो भी चाहती थी कि माइक हमेशा यहीं रहे, उनका फैमिली मेम्बर बनके। जब माइक वापस न्यूयॉर्क पहुंचा तो वो ये जान के बहुत खुश हुआ कि कस और कैमिलिया उसे गोद लेना चाहते हैं। अगले दिन वो 2 बॉक्सर मैनेजर से मिलता है, जिमी और बिल। कस ने बताया कि ये लोग उसे किसी भी मुसीबत से दूर रखेंगे उसकी नंबर 1 बनने की इस जर्नी में। अपने पहले प्रॉपर मैच के बाद माइक अपना रंग दिखाने लगा। वो जगह जगह बदतमीजी करने लगता है, जिसकी वजह से उसे ट्रेन करना और भी मुश्किल होने लगा था। टेडी, जो कि उसके ट्रेनर्स में से एक है, उसने माइक के बिहेवियर को लेके कस से बात करने की कोशिश की, लेकिन कस के लिए माइक के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो उसे बहुत सर पे चढ़ा के रखता था। यही कारण है माइक के ऐसे बर्ताव का। थोड़ी देर बाद टेडी अपनी बहन से मिलता है, जिसकी उम्र 18 से कम है। उसने टेडी को बताया कि माइक मुझ पे लाइन मार रहा था। ये सुनते ही टेडी के अंदर का बियर जाग गया। उसने माइक को वार्न करते हुए कहा कि मेरी बहन के आसपास भी मत भटकना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हालांकि माइक की आंखों में 1% भी डर नहीं है, बावजूद इसके कि सामने वाले के पास गन है। माइक के रिएक्शन से टेडी को और गुस्सा आ गया, यहाँ तक कि उसने वार्निंग शॉट भी फायर कर दिया। अगली सुबह टेडी ने डिसाइड किया कि वो अब यहाँ पर और नहीं रुकेगा। जो कुछ रात हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। अब केविन माइक का नया ट्रेनर बनता है। केविन के ट्रेनर बनते ही माइक की परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हो गई और उसकी रैंकिंग भी लगातार बढ़ने लगी। माइक की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसका नाम आयरन माइक पड़ गया, क्योंकि वो आयरन जितना ही मजबूत था
और ज़्यादातर अपोनेंट्स को वो पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देता था। हालांकि जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, कस की तबीयत भी खराब होने लगी। कुछ ही हफ्तों में माइक के स्टेप डैड की मौत हो जाती है। इससे माइक को बड़ा धक्का लगा। अब उसके पास कोई नहीं था जो उसे मैनेज कर सके, इसलिए ये जिम्मेदारी जिमी ने अपने सर ले ली और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है 1986 में, जहां माइक ने अपने अपोनेंट को बुरी तरह डोमिनेट किया। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और बॉक्सिंग का यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गया, वो भी सिर्फ 20 साल की उम्र में। फिर एक दिन माइक ट्रेनिंग करने की जगह टीवी देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम था रॉबिन। रॉबिन पर माइक का दिल आ जाता है। उसने रॉबिन को फ़ोन करके डेट पर चलने को कहा। रॉबिन इसकी अगली फाइट देखने आती है जो टोनी टकर के साथ हो रही थी। माइक स्टार्टिंग में तो पिट रहा था क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा था कि रॉबिन मुझे देख रही है, जिस वजह से वो गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। केविन ये बात समझ गया और उसने माइक को भी अच्छे से समझा दिया कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगर ये हाथ से गई तो वो भी हाथ से जाएगी। ये सुनते ही तो माइक अपने खतरनाक वाले रूप में आ गया और उसने टोनी टकर को हराकर अपनी बेल्ट रिटेन कर ली। फिर माइक रॉबिन को लेमोजिन में बैठा के अपने साथ ले जाता है। उनके बीच काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। अब वे लोग पब्लिकली डेट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि माइक अपनी 3 महीने की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड रॉबिन से शादी कर लेता है। माइक शादी से बेहद खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि उसके मैनेजर जिमी की मौत हो जाती है, जिसने कहा था कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं बड़ा टुकड़ा खा लो मगर बड़ा बोल मत बोलो। माइक ने जिसे जिसे प्यार किया वही दुनिया छोड़ के चला गया। इसके हाथ की रेखा ठीक नहीं है। जिमी के फ्यूनरल पर माइक को एक दूसरा फाइट प्रमोटर मिला जिसका नाम था डॉन किंग। वो यहाँ एक बढ़िया ऑफर के साथ आया था, लेकिन माइक ने ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि वो उसे अपना फाइट प्रमोटर बनाने के लिए मान गया। अब डॉन और माइक के प्रेजेंट प्रमोटर में माइक को अपनी तरफ करने की होड़ लग गई। इस कंट्रोवर्सी को माइक की बीवी रॉबिन ने भी ज्वाइन कर लिया, ये कहते हुए कि बिल और डॉन माइक को अपनी अपनी तरफ करने के लिए उसके करियर के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। कुछ महीनों बाद माइक की बीवी को मिसकैरेज हो गया, जिससे माइक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो इतने स्ट्रेस में आ गया कि अपनी ट्रेनिंग भी छोड़ दी। वो कई दिन बाद बॉक्सिंग क्लब जाता है। वहाँ पहुँचते ही केविन से उसे गालियाँ पड़ने लगती है। हालांकि माइक को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो अपनी ट्रेनिंग में लग गया। उसका अजीब रवैया देखने के बाद केविन ने फैसला किया कि वो उसे सच बता देगा। सच ये था कि रॉबिन प्रेग्नेंट भी नहीं थी। उसने सिर्फ माइक से शादी करने के लिए प्रेगनेंसी का नाटक किया। उस चीज़ के लिए आंसू बहाने का क्या फ़ायदा जो कभी थी ही नहीं। ये न्यूज़ पहले ही पब्लिक हो चुकी थी, लेकिन माइक को ये बात आज पता चली, वो भी केविन के मुंह से। गुस्से में उसने स्पारिंग के लिए एक साथ 2 ट्रेनर को बुलवाया और दोनों को नॉकआउट कर दिया, वो भी बुरी तरीके से। अब मूवी शिफ्ट होती है 1988 की फाइट पे, जो कि माइक के करियर की बहुत बड़ी फाइट थी। उसका अपोनेंट माइकल स्प्रिंग्स था। मैच के शुरू होने से पहले ही बिल को पता चलता है कि माइक ने उसे जॉब से निकाल दिया है और अब उसका नया मैनेजर है डॉन। ये मैच माइक ने आसानी से जीत लिया। मैच के बाद पता चलता है कि माइक ने केविन को भी छोड़ दिया और अब वो डॉन के ट्रेनर्स के साथ ही ट्रेनिंग करेगा। एक दिन जब माइक अपनी बीवी के साथ टीवी पर इंटरव्यू कर रहा था, तो उसमें भाभी जी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो माइक के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। उसने बताया कि उनका घर किसी हेल से कम नहीं है और तो और माइक को बीपीडी भी है। दोस्तों, बीपीडी यानी कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमारा मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। अगर कोई इंसान अभी हंस रहा है, अचानक से तुम्हारे हाथ से ग्लास गिर गया या कोई भी छोटी मोटी चीज़, तो वो इंसान जानवरों की तरह गुस्सा करेगा। फिर वो आधे घंटे बाद सॉरी भी बोलेगा या बोलेगी। देन साइकिल रिपीट होता रहेगा जब तक कि बंदा या बंदी साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज ना करा ले, या फिर जब तक वो अपनी इस बीमारी को एक्सेप्ट ना कर ले। बिना एक्सेप्ट करे सुधार हो ही नहीं सकता। यही कहना था माइक की बीवी का।
माइक के बिहेवियर इश्यूज की वजह से इनके बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। इवन एक बार तो पुलिस भी आ गई। पुलिस के आगे ही माइक गुस्से में घर का सामान तोड़ रहा था। तभी रॉबिन और उसकी मॉम यहाँ से निकल लिए। रॉबिन ने प्रेस में भी माइक पर काफ़ी एलिगेशंस लगाए, साथ ही ये भी कि उसने डिवोर्स फाइल कर दिया है। अब 1990 का मैच दिखाते हैं जो कि टोक्यो जापान में बस्टर डगलस के खिलाफ हो रहा था। अपनी पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस और कंट्रोवर्सीज का असर इस फाइट में दिखने लगा और एट द एंड माइक फाइट हार भी गया। ये उसके करियर की पहली प्रोफेशनल फाइट थी जो उसने हारी थी। इसके बाद माइक वापस न्यूयॉर्क सिटी में आ जाता है जहां वो अपनी स्टेप मॉम कैमिलिया से मिलता है। वे दोनों बैठ के कस को याद करते हैं और फिर 1 साल बाद माइक को मिस ब्लैक अमेरिकन पेजेंट के लिए बुलाया जाता है जहां उसे एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था डेज़री वॉशिंगटन। शाम को माइक ने डेज़री के रूम में फ़ोन लगाया और उसे पार्टी में चलने के लिए पूछा। माइक ने कहा कि वहाँ बहुत से सेलिब्रिटी आएंगे और वो उसे उन सब से मिलवाएगा, लेकिन माइक उसे पार्टी में ले जाने के बजाय वापस होटल ले आया, ये कहकर कि वो कुछ भूल गया है। और फिर आयरन माइक ने 18 साल की डेज़री वॉशिंगटन के साथ कुछ बहुत गलत कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1991 में माइक को रेप के चार्जेस के लिए गिल्टी पाया जाता है और उसे 6 साल की सज़ा हो जाती है। जैसे ही 25 मार्च 1995 को माइक जेल से छूटा, उसने तुरंत अनाउंस किया कि वो अपना बॉक्सिंग करियर फिर से कंटिन्यू करेगा। और फिर सबको पता ही है कि जेल से पहले का माइक कैसा था और जेल के बाद वाला माइक कैसा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।